सभी का स्वागत है भाई कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एसएससी एमटीएस 2025 जो यानी कि जो कल हुआ था पेपर आपका, एक दिन लेट ही आपको ये वीडियो मिल रही है। और ये 4 फरवरी को जो पेपर हुआ था डे 1 का, उसमें मुझको 16 से 17 क्वेश्चंस मिले हैं और मैं बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ऐड किया हूँ, जो आने की पूरी संभावना बनती है ट्रेंड को देखते हुए। कंप्लीट जीएस का सोल्यूशन करीब हम 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर 1 घंटे से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे इसको निपटा दें। और अगर आप इसको कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ओके, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का और टाइम देंगे बस। वेट, ठीक है, अभी हमारा माइक एकदम सही हो चुका है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए नियोजित है। देखिए थर्ड शिफ्ट आप आज आपकी सिर्फ हुई है, तो थर्ड शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए आपका भेजा गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका शुक्र इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कुछ समझते हैं, जो आपका एनविजन मिशन है ये शुक्र मिशन मतलब ये वेनस के लिए आपको भेजा गया है। ठीक है, शुक्र जो है आपका सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट है ये, सबसे यूनिवर्स का सबसे गर्म है, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, इस पे CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और जो शुक्र है इसका जो घूर्णन है, इसका जो घूर्णन है, इसका घूर्णन एक तो आपका शुक्र हो गया, तथा और जो आपका अरुण हो गया यानी यूरेनस, अरुण या फिर यूरेनस लिख लो ऐसे, ये सब उल्टा चलते हैं, उल्टा घूमते हैं, है ना। किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, शुक्र का बुध का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, और इसी तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और नासा के एक नासा का मिशन लिख लो यहाँ पर, नासा का एक है डिवेंसी करके, हाँ, DAVINCI, डिवेंसी प्लस एंड वेरिटास, कौन सा है भैया, आई थिंक वेरिटास। ठीक है, एक आपका डाविंची है और आपका वेरिटास है, ये दोनों आपके किसके हैं, शुक्र के लिए, किसके लिए हैं, ये आपके शुक्र है के लिए हैं, ये आपके शुक्र मिशन है, जो कि आपके किसके हैं, नासा के हैं। एक आपका इंडिया से गया था जो कि इसरो है, इसरो का जो शुक्र मिशन है वो आपका शुक्रयान है, शुक्रयान है ना, शुक्रयान 1, ये शुक्रयान 1 आपका प्रस्तावित है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कब आपका रिलीज किया जाएगा। जो आपका बृहस्पति है, बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, जिसको हम जुपिटर कहते हैं, और इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, इसका उपग्रह है एक, यहाँ पर लिखो उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा नासा का आपका एक अपोलो मिशन है, और जेम्स वेब स्पेस, ये सब याद रखेंगे आप, ये फोटोज़ मैंने लगाई हैं, ये आपके लिए लगाई हैं, आप इसको याद रखेंगे। इंडिया से आपका चंद्रयान, गगनयान, जक्सा साहब का हायाबुसा हो गया, स्लिम मून मिशन हो गया, और चाइना के हो गया, और यहाँ पर जर्मनी हो गया, और इसी तरह से आप चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में है, तो आपका जो रूहर कोयला क्षेत्र है मेरे भाई, जो रूहर कोयला क्षेत्र है आपका जर्मनी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
इसको क्या कहते हैं, जो आपका कोयला क्षेत्र है इसको हम यूरोप का यूरोप यूरोप का हार्ट कहते हैं। ठीक है, कौन सा हार्ट? इंडस्ट्रियल हार्ट, यानी कि औद्योगिक हार्ट, औद्योगिक हृदय, औद्योगिक हृदय के नाम से हम इसको जानते हैं। जो भारत का रूर है, यहाँ पर लिखो, जो भारत का रूर कहा जाता है वो है भैया छोटा नागपुर प्लेटो, यानी कि छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो आपका झारखंड और बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। आप समझ लेते हैं रूस में आपका, रूस यहाँ पे देखो, रूस में आपका एक कुछबास है, कुछबास एरिया पड़ता है, जो कि आपका आज को जर्मनी का पूछा तो कल का रूस और इंडिया का भी पूछ सकता है। ठीक है, और कुछबास के अलावा मास्को टूला, कौन सा भैया? मास्को टूला, मास्को टूला, ये आपका रसिया के पड़ जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, अब यूएसए है, यानी कि यहाँ जो आपका यूएसए का है, यहाँ पे आपका पड़ता है अप्पालाचियन, कौन सा भैया मेरे? लिखेंगे अप्पाला, CHIAN, अपालाचियन, जो यहाँ से आपका कोयला मिलता है। यूक्रेन लिख लो, यूक्रेन है नहीं है, चलो छोड़ो, यूक्रेन से आपका है डोनबास, कौन सा भैया? डोनबास है यहाँ से। और चलो अच्छा, यहाँ से मतलब जो आपका जो जर्मनी वाला है, यहाँ से इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ से आपका 90 to 95% जो आपका कार्बन उत्सर्जन वाला कोयला है वो यहाँ से मिलता है। तो उस जलने पर मतलब जो 90 to 95% जो कार्बन नहीं देता है, जो कार्बन नहीं देता वो यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है, जो एंथ्रेस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से नहीं मिलता है, कहने का मतलब है, एक मिनट, मतलब यहाँ पर सारे टाइप के कोयले मिलते हैं, यहाँ पर हर टाइप के कोयले में, जिसमें आपका एंथ्रेसाइट जो होता है, एंथ्रेसाइट ये सबसे अच्छा होता है, जो 90 to 90% कार्बन फ्री होता है। ठीक है, कार्बन फ्री होता है, जलने पर धुआं आपका नहीं देता है। इसके बाद आता है बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस एक आपका होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, एक होता है आपका पिट, जो सबसे पिटा हुआ होता है। पिट मतलब, पीट मतलब सबसे पिटा हुआ, बेकार, पीट में आपका आई थिंक बहुत ही कम इसमें आपका कार्बन का रहता है। ठीक है, सबसे घटिया कोयला ये, इट्स लाइक अ वुड। और जो आपका लिग्नाइट है ये आपका भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला। ठीक है, भूरा कोयला। और जो बिटुमिनस है आपका, ये आपका होम कोयल के नाम से जानते हैं इसको, होम, होम कोयला के नाम से इसको हम जानते हैं। चलो, यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल लिखे हुए हैं, आप पे एक अपनी है, गो थ्रू हो जाएंगे इससे। अभी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल, जो आपका पहला मॉड्यूल है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? देखो, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका बना था, ये जो आपका बना था, ये इतना बड़ा एक साथ तो भेजा नहीं गया होगा। कभी इसका ये पार्ट इतना भेज दिया गया, कभी ये पार्ट इतना भेज दिया गया, कभी ये पार्ट इतना भेज दिया गया। तो इसके जो पहला मॉड्यूल भेजा गया था, यानी कि जो मिड एरिया जो आपका भेजा गया था, वो आपका कब भेजा गया था? वो आपका 1998 में भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसमें कोई एक देश नहीं था, इसमें कुल मिलाकर 5 देश थे। कौन कौन से थे? तो इसमें आपके कुल 5 देश थे। एक तो आपका नासा हो गया, वैसे यहाँ पर लिखा है, मेरे लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर नासा हो गया, इस यूएसए, रसिया, यूरोप, जापान और कनाडा। लाइक नासा हो गया, जक्सा हो गया, ईएसए हो गया, सीएसए हो गया, और रसकॉस्मस जो कि रसिया का है वो आपका हो गया है। ये टिल्टेड आपका कितना है? ये टिल्टेड आपका कितना है, झुकाव इसका कितना है? इसका जो झुकाव है मेरे भाई, वो है 51.6 डिग्री का। ठीक है, वो आपका 51.6 डिग्री का आपका देखने को मिल जाता है। इसमें जो पहला क्रू गया था, यानी कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स का पहला क्रू जब गया था, पहला क्रू, वो कब गया था? वो भैया गया था सन 2000 में गया था, 1990। इसको 2000 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया था। और इसकी हाइट कितनी है? ये हाइट आपकी 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? करीब करीब 28,000 या फिर 27,000, 27,600,
27,800 600 27,600 या फिर 800 के करीब है, आप इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, 27,600 ही है। ठीक है, 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, और जो आईएसएस का भविष्य है, एक टाइप का भविष्य, यानी कि जैसे ये मान लो पुराना हो रहा है, जो आईएसएस है आपका कितना पुराना हो रहा है, तो चीज़ें ऊपर जो है वो जर्जर हो रही हैं। तो इसको क्या है कि 30-31 में डिस्ट्रॉय करने का प्लान है, और इसको कहाँ पर गिराने का प्लान है? प्रशांत महासागर में गिराने का प्लान है। आप ये बताएंगे, इंडिया इंडिया अपना स्पेस स्टेशन कब तक बनाने का सोच रहा है? इंडिया अपना स्पेस स्टेशन कब तक बनाने का सोच रहा है? तो ये आपका 2035 तक कंप्लीट करने का सोच रहा है। ठीक, यानी कि अपना। और जो चीन का एक स्पेस स्टेशन है चाइना का, यानी कि यहाँ पे लिखो, चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है तियांगोंग। क्या नाम है उसका? तियांगोंग। तियांगोंग, GONG। ठीक है, तो तियांगोंग उसका नाम है। ठीक है, आप ये बताइए, जो अंतरिक्ष में पहले आदमी थे, यहाँ पे लिखो, अंतरिक्ष में पहले पहले व्यक्ति, अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति वो कौन थे जो गए थे? यानी कि जो पहला क्रू गया था वो कौन था? पहले क्रू की बात नहीं चल रही है, सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था? तो वो अभी थे यूवी गॉगरिन, यू गॉगरिन ऐसे लिखे दे रहा हूँ, समझ जाना। यूवी गॉगरिन, वैलेंटीना वैलेंटीना एंड एक और लोग थे, उनका नाम आई थिंक कोई फीमेल थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको आप देखेंगे। प्रसिद्ध लोमस ऋषि गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके जो लोमस ऋषि हैं वो आपके बिहार में हो जाएंगे। ठीक है, बिहार में कहाँ पर है? तो बिहार में एक आपका जिला पड़ता है जहानाबाद। जहानाबाद, बिहार के जहानाबाद एरिया में आपका स्थित है। इसके जो निर्माता थे, इसको बनवाया किसने था? जो बनवाया था वो आपके अशोक ने। अशोक सम्राट, मौर्य सम्राट थे, मौर्य वंश के आते थे। ठीक है, 21 संप्रदाय से लगभग इन्होंने बनवाया था, तो ये आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाया था। ठीक है। ठीक है, और इसका जो प्रवेश द्वार है, इसका प्रवेश द्वार आपको मेहराब टाइप का मिलेगा, एक आर्क के तरीके से एक मुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में सारी जानकारी मिल गई। अभी को समझ लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे आपका जो एक बाघ की गुफाएं हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाघ की गुफा। बाघ की गुफा ये कहाँ पर है? तो ये आपकी एमपी में पड़ जाती है। ठीक है, ये आपकी इसमें गुप्त काल की चित्रकारी देखने को मिलती है। गुप्त काल की चित्रकारी देखने को यहाँ पर आपको मिल जाती है। फिर एक आती है आपकी भीमबेटका की गुफा, ये तो आपकी मध्य प्रदेश में है, इसमें चलो लिख देते हैं भीमबेटका। भीमबेटका की जो गुफा है आपकी आई थिंक एमपी में है। ठीक है, ये एमपी में है। अजंता एंड एलोरा बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। आपका एक एलिफेंटा लिख लो आप। एली एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र में है। ये आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा आपकी महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा के अलावा जैसे बात करें, एक आपकी आती है उदयगिरी। उदयगिरी उदयगिरी या खंडगिरी, या खंडगिरी। जो उदयगिरी या खंडगिरी ये आपकी ओडिशा में है। ठीक है, उड़ीसा में, जो कि खारवेल शासकों के द्वारा आपका ये बनवाया गया था। खारवेल शासकों के द्वारा ये आपका बनाया गया था। बादामी, बादामी कहाँ की राजधानी थी? बताओ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका भैया मेरे साउथ में पड़ता है, और बादामी जो है आपका कर्नाटक में है। बादामी गुफाएं जो है आपकी कर्नाटक में, और आपके चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया था। अभी आते हैं पाँचवें नंबर पर। पाँचवें नंबर पर आपका लिखा हुआ है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था? तो भैया आपका इनका शासन काल क्या था? यानी कि 1236 से यहाँ से तो स्टार्ट हुआ था इनका शासन, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद, और 1240 में यहाँ पर इनका एंड हो गया था, इनकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, मात्र 4 साल इनका शासन रहा था। ये पहली महिला शासिका थी, पहली महिला शासिका। ठीक है, ये आपकी
पहली महिला शासिका थी। इनके पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश थे, और जो इनके गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं। तो पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। बाकी आगे यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कैथल, हरियाणा में। इनकी समाधि कहाँ पर है? कैथल के हरियाणा, मतलब हरियाणा के कैथल में। हरियाणा हरियाणा हरियाणा, हाँ, हरियाणा। ठीक है, इनके जो पति थे वो जो रजिया का एकदम पति था वो कौन था? मतलब पति क्या आप, हाँ पति कह सकते हैं आप, जो आपका अल्तुनिया था इनका, अल्तुनिया, वो रजिया का पति था, आशिक भी कह सकते हैं। बाद में शादी हो गई थी। और अल्तुनिया था जो कहाँ का? भटिंडा का। कैसे लिखा जाएगा? आई थिंक, हाँ, भटिंडा। भटिंडा, जो भटिंडा का क्या था? गवर्नर था, जीओबी समझ लो। ठीक है, तो भटिंडा का यह क्या था? गवर्नर था। अब बात आती है जो आपका एक याकूत था। याकूत कौन था? आपने नाम सुना होगा याकूत का। तो याकूत कौन था? एक गुलाम था इसका, वफादार था। ठीक है, वफादार गुलाम था। ठीक है, इससे क्या मतलब था क्या, जो वहाँ पे जो तुर्कान चहलगानी का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, जिसमें 40 सरदार होते थे, 40 तुर्क सरदार होते थे, उनके द्वारा इनको लीड किया जा रहा था। अब बात ये थी कि जब महिला शासिका बनी वहाँ पे, तो वो 40 सरदारों ने अपना अपमान माना, कहा कि हम एक फीमेल के नीचे काम करेंगे नहीं। तो याकूत क्या था? एक सबसे विश्वास, और इस पे सबसे ज़्यादा भरोसा रजिया करती थी, सबसे विश्वास पात्र। तो और कुछ इलू इलू भी था। तो इलू इलू था तो इसलिए क्या था, मेरे को इनसे जलन होती थी। ठीक है, ये आपका याकूत था, या अफ्रीका से था, ये अफ्रीकी गुलाम था। ठीक है, तो कुल मिला के यहीं से इतनी कहानी आप समझो। फिर आप समझिए जो आपका और क्या बता सकते हैं भाई, जैसे आपका गुलाम वंश, हाँ गुलाम वंश जैसे लिख लो आप। आगे वैसे आगे लिखा है, नहीं बताने की जरूरत नहीं है इसको। आप ये समझो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका 2.5, अरे 2.2, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन में बनाया बनाया गया था, है ना। ये आपका अजमेर में है। कहाँ पर है? तो ये आपका अजमेर में है। इसको किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन में। ठीक है, सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, ये एक ईरानी प्रथा थी शायद। ठीक है, और बलबन ने आपकी, जो बलबन था आपका, बलबन था, इसने लौह तथा रक्त नीति का अपनाया था। लौह तथा रक्त नीति अपनाई थी। किस लिए अपनाई थी? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि स्लेव डायनेस्टी की आपकी, गुलाम वंश जो था सबसे पहला वंश उसका था, गुलाम वंश। सॉरी, जो दिल्ली सल्तनत थी 1206 से 1320 तक, मतलब यहाँ इतनी जानकारी यहाँ तक दी गई है। 1526 तक वैसे था, 1526 तक लास्ट था, जब आप इसके बाद आपका गुलाम वंश आ गया था। तो आराम साहब पहला शासक हुआ। ठीक है, 1210 से आपका 1211 तक। फिर आपका आया इल्तुतमिश, तो वास्तविक संस्थापक यही कहा जाता है। तो आपका जो इल्तुतमिश था, ये आपका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आया 1236 में। उसके बाद जिसको हटा दिया गया, एंड रजिया सुल्तान आया। ये एक टाइप का विफल शासक था। फिर आपका बहराम शाह आया, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आया। ठीक है, सबके शासनकाल यहाँ पे लिखे हुए देख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी आया आपका, खिलजी डायनेस्टी में। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह के अंडर में खिलजी काम करता था। और फिर क्या हुआ, फिर खिलजी ने उसको मार करके, सॉरी 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 सॉरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इसने क्या, फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1296 तक शासन किया। उसके बाद आया फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, लिखा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत जो 1320 से 1451 का जो समय रहा, जिसमें आपका गयासुद्दीन तुगलक आया, यानी तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक था। चीज़ें सामने लिखी हुई हैं, अब इनको फटाफट गो थ्रू हो जाएंगे। एक एक चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका लास्ट, जो आपकी लास्ट डायनेस्टी यही, जो आपकी लास्ट डायनेस्टी थी वो आपकी लोदी थी। बहलो लोदी इसका फाउंडर हुआ, फिर सिकंदर लोदी आया, फिर आपका इब्राहिम लोदी आया, फिर आपका हम्म, अच्छा, हाँ, अरे मतलब 2 बार लिखा है तो उसकी बात नहीं है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ, जब पानीपत का हुआ तो इसमें क्या हुआ था, डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के पहले युद्ध में हार गया। फिर आपका डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो चीज़ें चीज़ें जो हैं 2 बार लिखी हुई है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो आपका लास्ट शासक जो आपका गुलाम वंश, सॉरी, जो आपका
जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था ये आपका, ठीक है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, ये आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। चलिए अब ये बढ़ते हैं आगे। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से उल्टी, वमन या फिर वोमिटिंग की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका जो मेडुला एब्लोंगेटा आपको दिखता है, मैं यहाँ पर शायद फोटो नहीं ऐड कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। तो आपका मेडुला एब्लोंगेटा, ठीक है, जो मेडुला एब्लोंगेटा आपका जो मिड एरिया रहता है, मिड नहीं, मिड के नीचे जो एरिया रहता है आपका, वो आपका जो, तो ये आपका जैसे आपकी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे आपका वोमिटिंग हो गया, धड़कन हो गया, दिल की धड़कन हो गया, ठीक है, और आपका जो छींक आना हो गया, छींक का नियंत्रण, छींक हो गया, ब्लड प्रेशर, ठीक है, चीज़ों को खाना या निगलना, खाना या निगलना, इन चीज़ों को ये आपका मेडुला एब्लोंगेटा जो होता है वो आपका नियंत्रित करता है। जो आपका सेरिबेलम होता है इसको छोटा दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा दिमाग कहते हैं, छोटा दिमाग, इसको छोटा दिमाग हम जानते हैं। ये आपका मुख्यतः क्या है? ये आपका बैलेंस बनाता है आपका, ये आपका बैलेंस बनाता है शरीर का जो संतुलन है, यानी कि चलना फिरना अगर आ जाए आम भाषा में, तो चलना फिरना किसके किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो सेरी बैलम के लिए, ठीक है, चलना फिरना सेलिब्रेम नियंत्रित करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो शराबी लोग होते हैं, जो शराबी लोग होते हैं वो जब पी लेते हैं क्या, मदिरा, जब मदिरा पी लेते हैं या दारू पी लेते हैं तो उनका जो छोटा दिमाग रहता है वो काम नहीं करता। नहीं करने का मतलब है वो थोड़ा सा इधर उधर रहते हैं, उनका जो सेरिबेलम प्रभावित होता है। यानी कि ये क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि जो शराबी लोग होते हैं वो जब शराब पी लेते हैं तो उनका कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो उस हिस्से में आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपका सही उत्तर सेरिबेलम होगा। जो शराबी शराबी को इफेक्ट करता है ये, शराबी के लिए आपका ये हो जाएगा। जो सेरिब्रम है, जो जैसे ये आपका मस्तिष्क है, ऐसे बना ही देता हूँ, चलो ये, अरे यार ये क्या बना दिया, ठीक है, ये आपका मिड है, ये जो एरिया रहता है आपका इतना आगे वाला, ये आपका है अग्र मस्तिष्क, इसको कहते हैं सेरेब्रम, सेरिब्रम, इसको कहते हैं सेरिब्रम। यहाँ पर जो रहता है आपका पिछला एरिया, ये आपका रहता है मेडुला एब्लोंगेटा, मेडुला एब्लोंगेटा। खैर ये कोई कंसेप्चुअल क्लास नहीं है, आपका सॉल्यूशन क्लास है। चलो जो हाइपोथैलेमस है, ये आपका भूख, प्यास, शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है, ठीक है। और जो आपका हाइपोथैलेमस है, यहाँ से भावनाएं जुड़ी होती हैं, भावनाएं, जैसे आप गुस्सा हो गया, गुस्सा है ना, प्यार, जो भावनाएं आपकी वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती हैं। आप इसी बात पे आ जाइए, थैलेमस लिखा है कहीं? इतना नहीं लिखा है, चलो यहाँ समझो। आपका जो थैलेमस होता है, थैलेमस क्या करते हैं, जो आपका जैसे आप कहीं पेन हो रहा है, ठीक है, जैसे आपका कहीं पेन हो रहा है, कहीं आपने टच किया, तो आपको जो टच, यानी कि टच के लिए जो उत्तरदायी होता है, सेंसेशन के लिए जो आपका होता है वो आपका थैलेमस होता है। थैलेमस जैसे आप कूल लगना, हॉट लगना, फील होना कोई चीज़, फीलिंग नहीं, फील होना, फीलिंग के लिए आपका हाइपोथैलेमस थैलेमस आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें थैलेमस जो आपका पेन, टच, कूल, हॉट और फील करना जो किसी चीज़ का होता है वो आपका हो जाता है, ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक का होता है एक वयस्क नागरिक का। जो वयस्क मतलब होता है, जो वयस्क हो जाता है उसके मस्तिष्क का वजन इतना होता है। अब आप ये बताइए, जो मस्तिष्क है हमारी, इसकी इकाई क्या है? मस्तिष्क की इकाई क्या है? तो मस्तिष्क की इकाई है मेरे भैया न्यूरॉन, ठीक है, मस्तिष्क की इकाई है हमारी न्यूरॉन है। अब आप ये बताएंगे, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है, यहाँ पर लिखो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है कहाँ से जुड़ी रहती है, मतलब इसका जो अ, हम्म, कार्य रहता है वो कहाँ से जुड़ा रहता है? तो ये कार्य आपके जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं,
प्रतिवर्ती क्रिया समझते हैं नहीं, रिफ्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका नियंत्रित करता है। अब आता है क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, जो कि सामने लिखा हुआ है, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। तब तक मैं कोई बढ़िया सा कलर चूज कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। ये चलो 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लास यानी कि जो बैकवर्ड लोग हैं, यानी कि जो पिछड़ा समाज हमारा आ जाता है। वैसे अब कोई पिछड़ी समाज की जैसी चीज़ नहीं रह गई है, बट पता नहीं सरकार भी डिस्क्रिमिनेशन करती है। खैर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। अभी इसका था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसको था यानी कि जो हमारे दलित भाई थे, दलित वैसे कुछ होता नहीं है वैसे दलित चीज़, लेकिन जो आपके जो दलित लोग थे हमारे, ठीक है, तो उनको चुनावी अधिकार दिलाने के लिए ऐसा किया गया था। चुनावी अधिकार, चुनावी अधिकार, उनको चुनाव देना, वोट डालने का हक, ये सब चीज़ें उनको दिया गया था। मतलब वोट डालना और चुनावी अधिकार और आरक्षण वगैरह, चुनाव में आरक्षण वगैरह का प्रावधान इसमें किया गया था। अब ये हुआ कब तक, कहाँ पर? तो गोलमेज में हुआ। तो गोलमेज कितने हुए थे? गोलमेज की ये समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। गोलमेज गोलमेज कुल हुए थे आपके 3। कब हुए थे? 1930 में, 1931 में और 1932 में। इसमें क्या हुआ था? B.R. अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। आपका काम है कि महात्मा गांधी ने कब इसमें भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट समझ लो। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1931 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में हुआ था। B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पुणे में एक जेल है। कौन सी जेल है? यरवदा जेल। यरवदा यरवदा जेल में आपका ये पूरा समझौता हुआ था। अब एक पुस्तक आती है गुलामगिरी, लिख लो। डिप्रेस्ड क्लास आया ना, तो यहाँ से गुलामगिरी की बात ना हो तो बेकार है। अरे यार लिख जा सही से। अरे छोड़ो, यहाँ पर लिखो गुलामगिरी। गुलामगिरी इसको लिखा था ज्योतिबा फुले जी ने। ज्योतिबा फुले जी ने, ठीक है। और जो आपका पेरियार थे, जिसको हम रामास्वामी के नाम से जानते हैं, पेरियार कौन थे? रामास्वामी। इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो आज डीएमके के नाम से जानी जाती है। ठीक है, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जो आपका आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने आपका चलाया था। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या है? तो इसमें है आपका छुआछूत का अंत या फिर अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। और फिर एक मूकनायक, मूकनायक, मूकनायक क्या है? मूकनायक एक आपका अखबार था। ये आपका एक अखबार था, जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा आपका ये शुरू किया गया था, ठीक है। एक आया, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो लिखो लिखो, कहाँ है भाई? अरे यहाँ पर लिख लो छोटा सा, बहिष्कृत, कैसे लिखा जाएगा? बहिष्कृत, बहिष्कृत कुछ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो B.R. अम्बेडकर जी ने की थी 1924 में, ठीक है। इतनी जानकारी आई थिंक सो बहुत होगी। चलिए अभी आगे आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। किस वर्ष की जनगणना में जम्मू कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया था? तो 1991 में भी जम्मू और कश्मीर को लागू नहीं किया गया था। आपको पता है कि 317, सॉरी, धारा 370 लागू होने की वजह से ये थोड़ा सा स्पेशल था, जिसको 2019 में, 310 नहीं 370 है, जिसको 2019 में टोटली खत्म कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया, ठीक है, डिमोलिश कर दिया गया, ठीक है।
एक मिनट, मुख्य कारण ही नहीं था उसमें तब 1991 में। आपको याद होगा लाल चौक पे पाकिस्तानी झंडे वगैरह फहराए जाने थी, आतंकवाद की वजह से वहां पर जनगणना नहीं हो पाई थी 1981 में। 1981 में कहाँ नहीं हुई थी? तो भैया असम में नहीं हुई थी। अगर आज जम्मू कश्मीर का पूछा तो कल किसी में आपको असम का देखने को मिल जाएगा। किस कारण हुआ था? वहां पर आतंकवाद नहीं था, वहां पर आंतरिक अशांति के कारण वहां पर नहीं हुआ था। सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी इसकी जनगणना की, तो वो 1970, अरे सॉरी 1970 नहीं यार, फिर वही चीज, 1872 से लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। भारत में जनगणना का जो जनक है वो आपका आई थिंक मेयो ही कहा जाता है। ठीक है, मेयो। ये अनियमित जनगणना के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर आपका रिपन आया। कौन आया? रिपन। आपका रिपन आया। फिर 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। महाविभाजक वर्ष महाविभाजक वर्ष ये 1921 को कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो जनसंख्या थी वो कम हो गई थी। बहुत से ऐसे कारण थे जैसे सूखा पड़ जाना और ये सब चीज़ें होना, और विश्व युद्ध एक कारण बना था। इसमें क्या हुआ था कि जनसंख्या कम हो गई थी। अब समय आता है 1951 का, जिसमें आपका जो इसको क्या कहते हैं, लघु विभाजक वर्ष आ सकता है। लघु विभाजक वर्ष आपका 1951 का था। ठीक है, 2011 का नारा क्या था? 2000 सेंसस का नारा, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ठीक है, अब आप ये समझेंगे, जो साक्षरता थी 2011 में, 2011 में साक्षरता, यानी कि इंडिया की जो साक्षरता थी कब? 2011 में। वो थी भैया कितनी? 70.404%। केरल में सबसे ज़्यादा थी। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं तो आप इसको समझ जाएंगे। 2011 में वो आयुक्त कौन था, यानी कि सेंसस कमिश्नर कौन था, सीसी कौन था? तो वो थे भैया सी चंद्रमौली। सीसी ही थे, CHANDRAMOULI। ठीक है, तो सी चंद्रमौली जी आपके जनगणना आयुक्त थे। लिंगानुपात कितना था फीमेल और मेल का? तो आप अरे ऐसे 943 था पर 1000 मैन। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया हो तो भैया। 1905 में सरोजनी नायडू द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है आपका, जो आपका गोल्डन थ्रेशोल्ड है, वो आपका सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई थी। इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं। भारत की कोकिला के नाम से इनको जानते हैं। आप बताएंगे जो आपका द ब्रोकन विंग है, ये किसने लिखी है? इन्हीं ने लिखी है। ठीक है, तो द ब्रोकन विंग जो है आपका इन्हीं ने लिखी है, सरोजनी नायडू ने ही आपका द ब्रोकन विंग लिखी है। एक मिनट, जगह बनाते हैं कुछ। जो आपका और द बर्ड ऑफ टाइम है, ये किसने लिखी है? आप इसको बताएंगे। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका HW है, ये भी आपका HW है। इनके अलावा जैसे समझ लेते हैं, ये जो आपकी भारत कोकिला थी, ये राज्यपाल भी रही हैं। पहली महिला राज्यपाल थी कहाँ की? यूपी की थी। ठीक है, सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी यूपी की बनी। तो जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी कब? कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष रही थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी ये, जो आपका 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था। कहाँ पर? कानपुर में। कानपुर अधिवेशन में आपकी भारतीय मतलब पहली फर्स्ट इंडियन फर्स्ट
इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आपकी। ठीक है, इतना आप इसमें याद रखेंगे। और बस ठीक है। और देखो जैसे ये आपका एच डब्ल्यू है तो आप इसको समझ लो ये भी इन्हीं की है, जो आपकी ये भी इन्हीं की है, तो यहाँ पर लिख लो इन्हीं की। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म समझ लो भैया, जन्म 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 जन्म, इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को। बाकी इसमें कुछ बताने वाला नहीं। हाँ, 13 फरवरी को आपका राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी रहेगी। आप यहाँ से आप एक समझिए, जैसे आपका जो अध्यक्ष है, तो कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो वो कौन थी भैया? वो आपकी एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट, ठीक है, तो एनी बेसेंट जी थी। चलिए, अभी आपका क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में वायुमंडल की किस परत में रेडियो की तरंगें पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती हैं? चलो, तो वो आपका आयन मंडल है ना, वो आपका आयनोस्फीयर है। ठीक है, आप एक बात बताइए यहाँ पर समझिए, जैसे आपकी ये क्या है? ये आपका एक लैंड है, ये आपका लैंड है, ग्रीन ग्रीन, ये आपकी ज़मीन है। फिर आपका ये पहली लेयर है, ये पहली लेयर है। उसके बाद आपका ये यहाँ पर दूसरी लेयर है। फिर इसी तरीके से ऊपर लेयर बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से आपकी लेयर बनी हुई है। ये आपकी ज़मीन है, यानी कि ये आपकी पृथ्वी है। सबसे पहला मंडल आपका कौन सा आता है? जो आपका क्षोभ मंडल होता है। ये यहाँ पर ऐसे लिखो, ये आपका क्षोभ मंडल है, ये आपका क्षोभ मंडल है। सबसे पहली परत आती है जो आपका क्षोभ मंडल होती है। यहाँ पर आपका बारिश आते हैं, यहाँ पर बादल होते हैं, यहाँ पर आपका बिजली कड़कती है, यहाँ पर आपका बिजली कड़कती है। उसके बाद में आता है आपका समताप मंडल, समताप मंडल होता है। फिर आपका आता है भैया मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल आता है। उसके बाद आता है आपका बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि जो ओजोन परत होती है वो कहाँ पर होती है? तो समताप मंडल में ही आपका ओजोन लेयर देखने को मिल जाती है। ये आपका क्या है? ये आपकी जो ये डार्क डार्क है, ये आपकी क्या है? ये आपकी ओजोन लेयर है, O2 लेयर, O2 नहीं यार, O3 लेयर, O3 लेयर देखने को मिल जाती है। ओजोन क्या करता है? हम जो मध्य मंडल रहता है ये सबसे ठंडा रहता है, यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है। और यहाँ पर जो उल्का पिंड वगैरह आते हैं आसमान से, जैसे यहाँ पर, जैसे एक मिनट कुछ अच्छा सा बनाते हैं, जैसे यहाँ से जो उल्का पिंड वगैरह आते हैं, वो जब इसमें एंट्री करते हैं तो यहीं पर आपके नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? यहीं पर आपके नष्ट हो जाते हैं। किसमें? तो आपका ये मध्य मंडल में। मध्य मंडल इतना ठंडा है कि वो उसको उल्का पिंडों को ठंडा कर देता है। ठीक है, चलो, ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? एक मिनट, थोड़ा सा लैग कर रहा है आई थिंक। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अभी उम्मीद है सही हो गया होगा। तो जो ओजोन दिवस, आपका जो ओजोन दिवस है वो आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को आपका मनाया जाता है। जो आपका O3 तो मीथेन होती है, सॉरी, O3 होता है। अच्छा, मीथेन आपका CH4 होता है, CH4 आपका मीथेन होता है। ठीक है,
और मीथेन अगर बता रहे हैं तो चलो मीथेन हो गया आपका, और एक हो गया प्लस CO2, ये मिल करके आपका ग्रीन हाउस गैसेस बनाती हैं। ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस बनाती हैं। जो आपका बैरोमीटर होता है, वायुमंडल, इनका सबका दाब मापने के लिए किसका यूज़ होता है? तो बैरोमीटर का यूज़ होता है। बैरोमीटर का यानी कि आपका जो वायुमंडल का दाब मापता है वो आपका बैरोमीटर मापता है। अगर इसमें पारा गिर जाए, इसका जो पारा होता है वो अगर नीचे हो जाए, अगर पारा, लिख लो या कुछ भी आ सकता है, पारा गिर जाए तो आंधी आने के संकेत हैं। तो क्या है वो, क्या संकेत हो सकते हैं वो? आपका आंधी आने के पूर्ण संकेत हो सकते हैं। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे ज़्यादा है 78%। फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन है 21%। और जो आपका जो आयन मंडल है, आयन मंडल कहाँ है आपका? अरे आयन मंडल तो बताया नहीं मैंने, मंडल, आयन, यहाँ पर आपका आयन मंडल होता है एक, यहाँ पर आपका एक आयन मंडल होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका एक जो ज्योति जलती है, अरोरा जिसको नाम से जानते हैं, अरोरा आपका आयन मंडल में ही जलता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। प्राचीन भारत में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान मुख्य रूप से किस उद्देश्य में किया जाता है? जो आपका हिरण्यगर्भ अनुष्ठान है वो क्यों किया जाता है? आप इसको समझो, जिसे आपका, जिसे यहाँ पर लिखा है, पहले पढ़ते हैं इसको। वर्षा के देवता को प्रसन्न करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, क्षत्रिय बनने का अनुष्ठान और पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये इसमें जो आपका क्षत्रिय बनने, जो आपका क्षत्रिय बनने का अनुष्ठान है, ये आपका इसमें किया जाता है। इसमें इसका मतलब क्या होता है? जो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सोने का गर्भ। ठीक है, सोने का गर्भ, इनका कहने का मतलब है। जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियो को राजा बनने का अधिकार जन्मजात होता है। क्षत्रिय लोग राजा ही बनते हैं। ठीक है, आपका जो दंती दुर्ग है, ठीक है, ये आपका दंती दुर्ग कहाँ पर है? आपका जो दंती दुर्ग है, ठीक है, ये आपका किसने यार दंती दुर्ग में एक यज्ञ हुआ था, ये वाला जो आपका हिरण्यगर्भ यज्ञ होता है दंती दुर्ग में होता है। इसको राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूटों के द्वारा इसको करवाया गया था। जो आपका पहला अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध, ये आपका अयोध्या में हुआ था। ये आपका अयोध्या में करवाया गया था। ठीक है, इसमें घोड़ा वगैरह छोड़ा जाता है। एक होता है आपका राजसूया, राज राजसूया यज्ञ। इसमें राज्याभिषेक के समय देवी देवताओं को बुलाने के लिए इसमें ऐसा किया जाता है। ठीक है, बाकी जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 10वें मंडल में कौन से? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपका वर्णन देखने को मिल जाता है। तो आपका पुरुष सूक्त जो है, आपका पुरुष सूक्त, उसमें आपका इसका वर्णन देखने को मिलता है। संस्कार कितने टाइप के होते हैं? लिखेंगे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं उसमें आपका 16 संस्कार है। जो आपका उपनयन संस्कार होता है आपका, एक बता देता हूँ। जैसे उपनयन है आपका, वो सॉरी, उपनयन आपका शिक्षा वाला होता है। ये आपका होमवर्क करने वाला है, 16 संस्कार आप पूरे पढ़ेंगे। चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में वैष्णव धर्म के प्रचारक के रूप में विशिष्टवाद विशिष्ट दैत्यवाद के प्रचारक कौन थे? यानी कि विशिष्ट दैत्य के जो जनक है वो कौन? तो आपके रामानुजाचार्य जी इसके जनक हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? इसके जनक हो जाएंगे। अब जो बना है स्टैचू ऑफ अरे ये क्या है? अच्छा चलो, गरीब आदमी भैया हम। अरे जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपका बना हुआ है, स्टैचू ऑफ, हिंदी में ही लिखूंगा, वो भी गलत है।
इक्वालिटी कैसे लिखा जाता है? इक्वालिटी वो आपका रामानुजाचार्य जी के रामानुजा इन्हीं इन्हीं पर बना है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, सॉरी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बना हुआ है, ये आपका रामानुजाचार्य पर बना हुआ है। ये करीब 216 फीट ऊंचा है और ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ पर है ये आपका हैदराबाद में आपका देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आप कहते हैं शंकराचार्य, अब जो एक शंकराचार्य हैं आपके जैसे यहाँ पर, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने अद्वैतवाद बताया था। अब ये होता क्या है ये सब मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर। ये आप इन्होंने अद्वैतवाद के बारे में बताया था। इसमें क्या था? यानी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी टोटल मिथ्या जगत और जो ब्रह्म सत्य हैं उनका सबका ज्ञान दिया था। और इनमें 4 मठों की स्थापना की थी। इसमें आपका श्रृंगेरी है, उज्जैन है, इसी तरह से बाकी आपका एक हरिद्वार है, और आपका एक जोशीमठ हाँ आपका पड़ जाता है। ठीक है। और माधवाचार्य क्या थे? इन्होंने द्वैतवाद बताया था। इन्होंने द्वैतवाद बताया था। ठीक है। ईश्वर और जीव पूरी तरीके से अलग हैं। ईश्वर तथा जीव में भेद किया था, अलग बताया था, टोटली अलग बताया था। ठीक है। अब जो है आपका अलवार सॉरी एक आपका आते हैं नयनार, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इतना आई थिंक। जो अलवार संत में बताने की कोशिश कर रहा था, जो नयनार संत हैं आपके, जो आपके साउथ इंडिया के दक्षिण भारत के शिव भक्तों को कहते हैं, जो शैव जी को मानते हैं उनको कहते हैं। ये आपके आते हैं निम्बकाचार्य जी, आपके एक आते हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य तो निम्बकाचार्य जी ने द्वैतवाद, कौन सा भैया? द्वैतवाद, द्वैतवाद, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। ठुमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई है, बिल्कुल सही। और यह कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सही। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम से सही नृत्य हो जाएगा। ठीक है। आपका जो ये शास्त्रीय नृत्य है, आपका जो ठुमरी है, जो आपका ठुमरी है, ये आपका भाव दिखाने के लिए, कथक में क्या दिखाता है? आपका भाव दिखाता है। क्या दिखाता है? ये भाव दिखाता है। इसका जो विकसित हुआ था, ये आपका लखनऊ और बनारस घराने में इसका विकास हुआ था। जो आपका इसका जो संरक्षण किसका मिला था? इसको संरक्षण मिला था नवाब वाजिद अली शाह का। नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण दिया था। ठीक है। अब इनकी एक रचना है, ठुमरी पर ही रचना है वाजिद अली शाह की। ठीक है। तो इन्हीं की रचना थी बाबुल मोरा नैहर। बाबुल मोरा नैहर किसकी रचना थी? ठुमरी पर लिखी गई नवाब वाजिद अली शाह की रचना थी। ये जो शैली इसकी हुआ करती थी, जो आपका शैली, वो श्रृंगार रस, प्रेम रस, श्रृंगार और प्रेम, श्रृंगार प्रेम पर आधारित ये एक शैली थी। इसके अलावा एक आपकी इसकी शैली ये बात आती है, एक दादरा, दादरा शैली आती है। एक आपका आ गया टप्पा आता है। ठीक है, टप्पा आता है। और आपका एक ध्रुपद आता है, ध्रुपद। एक आता है ख्याल गायकी आता है। ठीक है, ख्याल गायकी आता है। और पहले इतना ही समझ लो, जो आपका दादरा होता है ये उपशैली है, इसी की आपकी एक ठुमरी की उपशैली है ये। ठीक है। जो आपका दादरा है ये आपकी उपशैली है। जो आपका टप्पा है ये आपकी पंजाब की शैली है, इसी पर आधारित है, ये आपकी पंजाब की है। जो आपका ध्रुपद है एक टाइप का एक गायन शैली है, ये भी आपकी एक गायन शैली है, ये आपकी गायन शैली। और ख्याल जो गायकी है ये भी आपका गायकी यानी कि लोकप्रिय है। इसको अमीर खुसरो ने प्रमुख बनाया। जो अमीर खुसरो थे वो आपके ख्याल गायकी से संबंधित थे। ठीक है। चलो, 600 बीसीई और 400 बीसी के दौरान भारत के किस साम्राज्य का उदय तथा
शासन था तो मगध साम्राज्य सबसे पावरफुल, सबसे शक्ति वाला जो आपका मगध था वो सबसे ज्यादा था, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। मगध महाजनपद कितने थे आपके? मगध कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो आपका पंजाब के क्षेत्र को हम मगध का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो आपका मगध, मैंने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया है वैसे, मगध था यहाँ पर हाथी अच्छे थे, उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी इसकी वजह से ये कौन सी नदी थी, नदी कौन सी नहीं याद आ रही है, दो नदियों से घिरा हुआ था, बीच में ये पड़ता था, और यहाँ पर हाथी, भौगोलिक स्थिति और हाथी की उपस्थिति की वजह से ये सबसे ज्यादा मजबूत था। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है, राजगृह इसकी राजधानी हुआ करती थी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चलो ठीक है, इसके जो आपका अ, हम्म जो राजगृह थी, बसाया किसने था इसको? पाटली पाटलिपुत्र राजगृह, नहीं यार, राजगृह के बाद में राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र, जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझको यहाँ पर। पाटलिपुत्र, आई थिंक शायद उदयन ने इसको कराया था, देख लेना इसको, है ना। अब क्या था, जो आपका अजात शत्रु था, अजात शत्रु, ये बिंबिसार का बेटा था, ये आपका बिंबिसार का बेटा था, जो पितृहंता वंश का था। ठीक है, इसने अपने पिता को मार करके अपनी गद्दी पा ली थी। जो आपका अवंती थी, ये मगध की प्रमुख प्रतिद्वंदी थी, आप इसको याद रखेंगे, प्रतिद्वंदी, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका वत्स था, आपका एक वत्स, ये आपकी कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी। अब इतना तो टाइम है नहीं कि पूरे महाजनपद पढ़ा दूं, अब महाजनपद लिख लो यहाँ पर होमवर्क। महाजनपद, ठीक है, कौशाम्बी आपकी इसकी राजधानी थी आपकी। ठीक है, चलो अभी आते हैं 15 नंबर पर, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। देखो आ गया ना, झुकाओ कितने पे झुका हुआ है आपका? ठीक है, 51.6 पे झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है? जिससे रॉकेट इजिली इसमें जा चुके, मतलब जाएं अच्छे से। ठीक है, आपका पृथ्वी का झुकाव कितना है यहाँ पर लिखो। पृथ्वी का है 23.5, 23.5 डिग्री है आपका। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपका ऋतु परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। जो आपका आईएसएस है, ये आपने दिन के चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने का जो इसका शेड्यूल रहता है वो क्या है, तो आपका चक्कर लगाता है, यानी कि जो करीब जो पृथ्वी होती है आपकी ना, पृथ्वी, इसको करीब ये दिन में 15.5 या फिर 16 बार ये टोटल कवर कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि जो माइक्रो ग्रेविटी है, जो आईएसएस है आपका, जो आईएसएस यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। खैर छोड़ो, इतना डीप कुछ नहीं पूछेगा वैसे। और और ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, जो आपकी कल्पना चावला थी, कल्पना चावला, कल्पना चावला का जो स्पेस क्या बोलते हैं उसको, स्पेस शटल था, उसका नाम क्या था? कोलंबिया। क्या नाम था भैया? कोलंबिया स्पेस। कोलंबिया यान से गई थी, कब गई थी? 2003 में दुर्घटना ग्रस्त हो गया था। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। रियल जीडीपी, जो वास्तविक जीडीपी की गणना किस आधार पर की जाती है? तो आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर, जो आपका बेसिक ईयर होता है उसी पर जो आपका कांस्टेंट रेट चलते रहते हैं, उसका एक एवरेज निकाला जाता है, वही आपका रियल जीडीपी को दर्शाता है। अब भैया रियल जीडीपी होती क्या है? जो आपकी जो रियल जीडीपी होती है, इसमें क्या होता है, महंगाई को कंसीडर नहीं करते हैं। जिसमें महंगाई को कंसीडर ना किया जाए वो आपकी रियल ग्रोथ होती है। ठीक है, महंगाई को काउंट नहीं करते हैं। फिर आपकी आती है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी,
ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्तमान कीमतें देखी जाती हैं, इसमें वर्तमान कीमत देखी जाती है, इसमें वर्तमान कीमत पर मतलब ग्रोथ किया जाता है। इसका बेसिक ईयर क्या है, आधार वर्ष क्या है, किसका, जीडीपी वगैरह का, जीडीपी का आधार वर्ष क्या है, रियल जीडीपी का, तो इसका आधार वर्ष है 2010 और 11, 2010 11 इसका आधार वर्ष है। अब आप ये समझिए जो आपका जीएनपी होता है, जीएनपी, जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है आपका जीडीपी, जीडीपी प्लस जो आपका अ, जो विदेशों से आय मिली हुई है, विदेशों से प्राप्त जो आपकी आय है वो आपका जीएनपी बनती है। प्रतिव्यक्ति आय बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। अब एक थोड़ा सा अच्छा फैक्ट समझ लेते हैं जो आपका अगर पूछ सकता है, जो आपका जो जीडीपी का जनक कौन है, जीडीपी का जनक कौन है, जीडीपी का जनक है आपके साइमन कुजनेट्स। आपके जो जीडीपी के जनक है वो आपका साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। ठीक है, इसमें इतनी जानकारी बहुत रहेगी। अभी आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, यहाँ से देखो, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, ट्रेंड के हिसाब से देखते मैंने खुद ऐड किए हैं, क्योंकि मुझको 16 से 17 क्वेश्चन ही मिले हुए थे। अब इसमें समझ लेते हैं कि आपको जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है वो किससे संबंधित, तो आपका अनुच्छेद 40 जो है आपका वो कहाँ गया, नहीं, हाँ, आपका जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आर्टिकल 44 किससे संबंधित, तो आपका यूसीसी से संबंधित है, आर्टिकल 44 आपका यूसीसी संबंधित है। ठीक है, संबंधित है आपका। और यहाँ पर समझो, तो मौलिक कर्तव्य जैसे आपका 39A जो है आपका, 39A में क्या है, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका तथा, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का विभाजन है। आर्टिकल 45 में क्या है, आर्टिकल 45 में क्या है, 6 से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत आता है, ये वाला आपका होमवर्क करने वाला है, कमेंट बॉक्स में आप तुरंत बताएंगे अभी। ठीक है, आर्टिकल 51 लिख लो, आर्टिकल 51, इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा इसमें आपका आता है। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत रहेगी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो जो आपकी ज्योतिबा फुले जी थी, आपकी ज्योतिबा फुले जी, नहीं जी थे आपके, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब की थी, तो 1873 में, कहाँ पर, पुणे में की थी। ठीक है, इसका इनका उद्देश्य ये था कि जो ब्राह्मणवाद था और जो जाति प्रथा थी उसका खिलाफ अपना उठाया जाए। अब इनकी जो पत्नी थी आपकी सावित्री बाई फुले, यहाँ पर लिखो, इनकी पत्नी थी प्रथम महिला शिक्षिका का दर्जा इनको मिला हुआ है, प्रथम महिला शिक्षिका। ठीक है, इन्होंने पहला स्कूल खोला था, इन्होंने पहला स्कूल खोला था, कब खोला था, 1848 में खोला था। किसके लिए, ओनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि उस समय जो लड़कियों की स्थिति थी एजुकेशन के लिए वो बहुत ही दयनीय थी, ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स।
ठीक है। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने किया था 1875 में। और इसी में इन्होंने एक नारा दिया था, इसी में नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर। और कुछ लोगों का नारा है किताबों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल समाज या फिर सोसाइटी। यंग बंगाल, और एक यहाँ पे लिख लो वेद समाज। इन सभी के संस्थापकों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। जो प्रार्थना समाज था आपका, ये इसको इसकी स्थापना आपका आपके आत्माराम पांडु या फिर पांडुरंग ने की थी 1867 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय था वो अडयार में था, इसका मुख्यालय अडयार में था। यंग बंगाल की स्थापना किसने की थी? जो यंग बंगाल था, इसकी इसकी स्थापना आपका हेनरी वेबियन डेरेजियो ने की थी। किसने की थी? तो डेरेजियो ने की थी। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसको श्री धारालु नायडू ने की थी। किसने की थी? श्री धारालु, नाम से पता चल रहा होगा कि ये आपका साउथ का साउथ का था इसको। और साउथ का ब्रह्म समाज भी हम इसको कहते हैं, समझ जाना, साउथ का ब्रह्म समाज हम इसको कहते हैं। मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइपोथैलेमस आपका ये नियंत्रित करता है। ठीक है, जो आपका, चलो छोड़ो। और इसमें सारी चीज़ लगभग बता चुका हूँ। हाइपोथैलेमस के ऊपर आपकी एक पीयूष ग्रंथि होती है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसका नियंत्रण, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो इसका नियंत्रण करती है। ओके। इसमें और कुछ तापमान की अगर बात चल रही है यहाँ पर, तो आपका शरीर का तापमान जो होता है, शरीर का जो तापमान होता है ना, सामान्य तापमान, वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। आप इतना फैक्ट याद रखेंगे, है ना। और जो आपकी तापमान बढ़ाता है आपका, ये किसके कारण बढ़ाता है? कारण क्या है बढ़ाने का? जो आपका शरीर में एक पायरोजोन्स नामक एंजाइम होता है, पायरोजोन्स। पायरोजोन्स का श्रावण ज़्यादा होता है तो आपका शरीर गर्म हो जाता है, जब आपको बुखार आ जाता है। ठीक है, हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपो हाइपोथर्मिया क्या होती है मेरे भाई? तो हाइपोथर्मिया होती है जब आपका शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है इसमें, हाइपोथर्मिया में। चलो, ओजोन परत में वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें वहाँ पर हुई तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपका कवर हो जाएंगी। तो आपको जो स्ट्रेटोस्फेयर है आपका,
यानी कि समताप मंडल है, समताप मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो ओजोन होता है आपका ओजोन जो आपकी अल्ट्रा वायलेट्स यूवी रेज होती हैं फ्रॉम सन, उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है, उनको ब्लॉक करता है। और इनकी वजह से आपका क्या होता है, इसकी वजह से आपका स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है। और जो आपकी ओजोन लेयर है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरो फ्लोरोकार्बन। और अगर अगर O2 सॉरी O3 प्लस NH3 कर दिया जाए तो ये क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है। अगर आपका जमीन से अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया है, अमोनिया को रिलीज किया जाए तो ये क्या करता है, हमारे सौरमंडल को नुकसान पहुंचाता है। और ऊपर O3 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, जिसमें आपका छेद देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब ओजोन परत की बात चले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात ना चले तो ये तो नहीं हो सकता है, कई बार पूछा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिख लो, इसका संबंध ओजोन संरक्षण से है। ठीक है। ये आपका कब हुआ था, 1987 में हुआ था। ठीक है। एक हुआ था आपका किगाली समझौता हुआ था, एक हुआ था आपका किगाली समझौता हुआ था। एक कब हुआ था इसका तो नहीं पता, बट किगाली समझौता भी आपका ओजोन से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका बिहार जो है, बिहार 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 ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका पाया जाता है, 1106 लोग पर किलोमीटर पर रहते हैं। तो सेकंड नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका सेकंड नंबर पे आता है। सर्वाधिक जनसंख्या आपकी यूपी में है, सर्वाधिक जनसंख्या आपका यूपी में है। सबसे न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका जो पाया गया है वो आपका अरुणाचल में है। अरुणाचल के दो डांस आप लिख लो इसी इसी टाइम पे, जिससे आपका रिखम पाड़ा हो गया, रिखम पाड़ा हो गया, और आपका पोपीर हो गया। ये आपके डांस है, वहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, इसी में यूटीज की बात करें, तो उसमें आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आ जाता है। सर्वाधिक साक्षरता आपकी केरल की है, न्यूनतम जो आपकी साक्षरता है करीब यही 61.8% बिहार की है। केरल सबसे साक्षर है, साक्षरता इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 2004 है। जो आपकी दशकीय वृद्धि थी, दशकीय वृद्धि कैसे लिखते हैं भाई, दशकीय वृद्धि थी, वो मेघालय में देखने को सबसे ज़्यादा मिली थी। कितनी थी, 27.9% के करीब थी। और नागालैंड में जनसंख्या घटी थी। नागालैंड में जो दशकीय वृद्धि नहीं थी, इसमें क्या होता है, जनसंख्या घट गई थी, कितनी, 0.6% से यहाँ पर घट गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेंगे। जो आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो आपका क्या था, वो आपका पीसी महानुलोबिस मॉडल था। ये वाला आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा, जो कि आपका हैवी हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज पर आपका ये आधारित था। इसमें आपके 3 प्लांट लगे थे। एक तो भिलाई लगा था, ठीक है, दूसरा दुर्गापुर, और एक बोकारो, सॉरी राउरकेला, राउरकेला। भिलाई रूस की सहायता से लगा था, सोवियत संघ की सहायता से। दुर्गापुर दुर्गापुर आपका ब्रिटेन की सहायता से। और आपको जो राउरकेला था ये आपका जर्मनी की सहायता से लगा था। जो पहली थी वो आपका हैरोल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। तीसरी तीसरी आपकी थी गाडगिल की थी, ठीक है। और इसमें आपका जो तीसरी है, इसमें आपका बोकारो प्लांट लगाया गया था।
ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट आपका इसमें लगाया गया। तो जो आपका रोलिंग प्लान है, रोलिंग प्लान, ये रोलिंग प्लान आपका कब आया था? ये 1978 80 आया था। कौन सी सरकार थी? मोरारजी देसाई की यहाँ पर सरकार थी। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ, ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका नारा दिया गया था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हो गई थी, और जिसने योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग की स्थापना आपको 1951 में हुई थी। योजना 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो अवकाश लिया गया था, यानी कि अवकाश, योजना अवकाश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। योजना अवकाश ये आपका 1966 से लेकर के 69, ठीक है। और जो पांचवी इसी समय आपका हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन के द्वारा चालू हुई थी। ठीक है, प्रसिद्ध पंपास घास के मैदान आपके कहाँ पर? तो आपका दक्षिण आए, अच्छा, पंपास दक्षिण अमेरिका है यार, नहीं, पंपास पंपास आपका अर्जेंटीना है। हाँ, दक्षिण अमेरिका में है, और जो आपका अर्जेंटीना है आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ जाता है। यहाँ पर उपजाऊ घास आपकी पाई जाती है। ठीक है, आपको जो प्रेयरी प्रेयरी घास, ये आपका अफ्रीका में है। नहीं यार, ये आपका यूएस एंड कनाडा में है। ठीक है, यूएस एंड कनाडा में देखने को मिलता है। जो आपका अफ्रीका में देखने को मिलता है वो आपका विल्ड घास के मैदान आपका अफ्रीका में देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर कंगारू वगैरह मिल जाते हैं। स्टेपीज आपका यूरेशिया। ठीक है, सवाना, लैनोस, सब लिख लो, कैंपोस, ठीक है, और पुस्ताज। कुछ भी नहीं छूटेगा भैया, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। अब आपका जो सवाना है, सवाना घास के मैदान है जो आपके, ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। और जो लेनोज है आपका, ये आपका वेनेजुएला में पड़ता है। वेने ये आपका वेनेजुएला में पड़ता है। आपको जो कैंपोज है, ये आपका ब्राजील में है, ये आपका ब्राजील में है। और जो पुस्ताज है आपका, ये यूरोप में है। और यूरोप में किस देश में? तो आपका अ, ये आपका हंगरी वाले देश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया? तो पूर्वी गंग वंश। इन्हीं के द्वारा आपका अ, जो ये आपका, पहले ये समझो, ये इसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। इसमें 24 पहिए लगे हुए हैं। 24 पहिए इसमें हम आपके लगे हुए हैं, जो 24 घंटे को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ जो 10 रुपए की नोट है, 10 रुपए की नोट, जो नई नोट है, उस पर ये छपा हुआ है आपका। ठीक है, जो आपका जगन्नाथपुरी मंदिर है आपका, जो आपका जगन्नाथपुरी मंदिर है, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। यही बताने वाला था यहाँ पर। जगन्नाथ टेम्पल है वो 11वीं शताब्दी में बना था, चंड गंग देव के द्वारा। चंड गंग देव के द्वारा बनाया गया था, और इसको हम व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट पैगोडा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आपका जो लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा में ही है। लिंगराज मंदिर, ये आपका लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है, और ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर। ठीक है, जो आपका मार्तंड मंदिर है, एक आप लिख लो, मार्तंड
ये आपका कश्मीर में है, ठीक है, ये आपका कश्मीर में है। और एक आपका पड़ जाता है भैया, यहाँ पर लिखो मोढेरा मंदिर, मोढेरा आपका ये गुजरात में है, ठीक है भैया, गुजरात में है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम, सत्रिया आपका असम का पड़ जाता है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो श्रीमत शंकर देव। कौन थे भैया? श्रीमत शंकर देव इसके संस्थापक थे। ये सबसे नया है, ये भी याद रखेंगे, ये सबसे नया है, ये सबसे नया है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, मतलब स्थापना नहीं, मतलब 500 साल पुराना है ये। इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था, यहाँ पे लिखो दर्जा, ठीक है। और कुल मिला के 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आपको लिखो कौन कौन से हैं। एक आपका आता है भरतनाट्यम, ठीक है। फिर आपका एक आता है ओडिसी, सत्रिया, मोहिनी मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, कथक और भरतनाट्यम, ओडिसी। 1 2 3 4 5 6, 2 आप बताएंगे, ठीक है, 2 आप बताएंगे, ठीक है। और ये यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है। 1 घंटे 16 मिनट में मैंने सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स के लिए टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।